कलाकार अपनी कामयाबी के चरम पर सब कुछ छोड़कर एक नए रास्ते पे क्यों निकले? 18 साल की उम्र में वो मुंबई पहुंचते हैं रियलिटी शो फेम गुरुकुल में, और यहीं से सपनों और हकीकत की टक्कर शुरू जो अक्सर होता है। फिल्म की स्क्रिप्ट बदली और वो गाना कभी रिलीज ही नहीं हुआ। और उधर शो में जिसे साहब जीतने का दावेदार मान रहे थे, वो कम वोट मिलने की वजह से छठे नंबर पर आकर बाहर हो गए। ये तो बहुत बड़ा झटका। आत्मा का काम क्या होता है अगर मैं इसे आसान भाषा में समझे तो? देखिए, समझिए कि कंपोजर एक धुन बनाता है एक स्केच की तरह, ठीक है, और प्रोग्रामर उस धुन को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, बीट्स और बाकी साउंड्स के साथ सजाकर एक पूरा ढांचा तैयार करता है। माने का नहीं था, ये खुद को तराशने का दौर था। तो सालों तक पर्दे के पीछे काम करने के बाद तो ऐसा था जब उन्हें अपने ही गाने हर जगह सुनकर चिढ़ होने लगी थी। ये दिखाता है वो लगातार सीखता रहा, अपनी आवाज तक को बदल डाला और प्रसिद्धि को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। सही बात है। उनका प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर होने का फैसला इस कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय है। और शायद यही विचार हम अपने सुनने वाले आज हम एक ऐसी आवाज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे मुझे लगता है करोड़ों लोग पहचानते ही हैं। एक ऐसा कलाकार जो सोचिए लगातार 7 सालों तक भारत का सबसे ज्यादा स्ट्रीम किया जाने वाला कलाकार रहा, जिसके स्पॉटिफाई पर 169 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो कि दुनिया में किसी भी कलाकार से ज्यादा है। किसी भी कलाकार से। हम बात कर रहे हैं अरिजीत सिंह की। और हमारे पास जो तमाम स्रोत हैं, उनके इंटरव्यूज, उनके साथ काम करने वालों के अनुभव और उनके करियर के आंकड़े, ये सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। लेकिन इन सब स्रोतों के बीच एक खबर है जो मुझे लगता है हर कहानी पर भारी पड़ती है। जनवरी 2026 में अपनी कामयाबी के शिखर पर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और यही खबर आज की हमारी पड़ताल का कह सकते हैं केंद्र है। बिल्कुल। तो आज हम यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक आइकॉन बनने तक का सफर आखिर था कैसा। और सबसे बड़ा सवाल, हाँ, सबसे बड़ा सवाल, कोई कलाकार अपनी कामयाबी के चरम पर सब कुछ छोड़कर एक नए रास्ते पे क्यों निकलना चाहता है? तो चलिए कहानी की शुरुआत से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए। अरिजीत का सफर शुरू होता है पश्चिम बंगाल के जियागंज से। और संगीत तो उन्हें घर में ही मिला। उनकी माँ गाती थी, तबला बजाती थी। हाँ, और सिर्फ माँ ही नहीं, उनकी नानी और मौसी क्लासिकल सिंगर थी, मामा तबला वादक थे। मतलब पूरा माहौल ही सुर और ताल का था। बिल्कुल। और इसी माहौल की वजह से उनकी ट्रेनिंग बहुत छोटी उम्र में शुरू हो गई। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो है उनकी ट्रेनिंग की वैरायटी। अच्छा। उन्होंने 3 अलग अलग गुरुओं हजारी ब्रदर्स से 3 अलग अलग चीजें सीखी। राजेंद्र प्रसाद हजारी से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, धीरेन्द्र प्रसाद हजारी से तबला, और वीरेंद्र प्रसाद हजारी से पॉप म्यूजिक और रविंद्र संगीत। अरे वाह, ये तो एक तरह की म्यूजिकल खिचड़ी पक रही थी। हाँ। मतलब क्लासिकल की गहराई, तबले की लय और पॉप का हल्का फुल्का अंदाज, सब हाँ। एक साथ। और यही खिचड़ी आगे चलकर उनका सीक्रेट सॉस बनी। यही वो वजह है कि वो कबीरा की रूहानी शांति से लेकर दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड तक, हाँ, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड की हाई एनर्जी मस्ती तक हर गाने को अपना बना लेते हैं। उनकी आवाज में जो इमोशनल रेंज है ना, उसकी नींव यहीं रखी गई थी। तो ये मजबूत नींव लेकर 18 साल की उम्र में वो मुंबई पहुंचते हैं रियलिटी शो फेम गुरुकुल में, और यहीं से सपनों और हकीकत की टक्कर शुरू होती है। और क्या जबरदस्त टक्कर होती है। शो में शंकर महादेवन जैसे जज उनकी आवाज के दीवाने थे। हाँ। यहाँ तक कि फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने उन्हें शो के दौरान ही अपनी फिल्म सांवरिया के लिए साइन कर लिया। यूं शबनमी गाना रिकॉर्ड भी हुआ। मतलब एक 18 साल के लड़के के लिए इससे बड़ी शुरुआत क्या ही हो सकती है? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। फिल्म की स्क्रिप्ट बदली और वो गाना कभी रिलीज ही नहीं हुआ। और उधर शो में जिसे साहब जीतने का दावेदार मान रहे थे, वो कम वोट मिलने की वजह से छठे नंबर पर आकर बाहर हो गए। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। और इसके बाद का जो दौर था वो शायद सबसे मुश्किल था। वो मुंबई में रुक गए, एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया और गुजारा करने के लिए एड जिंगल्स और टीवी शो के लिए म्यूजिक बनाने लगे। अच्छा। यहीं पर उन्होंने प्रीतम, शंकर, एहसान लॉय और विशाल शेखर जैसे बड़े कंपोजर्स के साथ एक म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर काम करना शुरू किया। ये म्यूजिक प्रोग्रामर का काम क्या होता है अगर मैं इसे आसान भाषा में समझे तो? देखिए, समझिए कि कंपोजर एक धुन बनाता है एक स्केच की तरह, ठीक है, और प्रोग्रामर उस धुन को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, बीट्स और बाकी साउंड्स के साथ सजाकर एक पूरा ढांचा तैयार करता है। ये बहुत टेक्निकल काम है। लेकिन इस काम ने अरिजीत को गाने की बनावट की वो समझ दी जो सिर्फ एक गायक के पास आमतौर पर नहीं होती। वो समझने लगे कि एक गाना बनता कैसे है,
उसकी आत्मा क्या है? हमारे श्रोताओं में कंपोजर मिथुन का एक जिक्र मिला जो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि अरिजीत ने एक गाना बीते लम्हे रिलीज होने के 6 महीने बाद उसे दोबारा गाकर उन्हें भेजा था। कोई ऐसा क्यों करेगा? यही तो अरिजीत की कहानी का सार है। वो सिर्फ गाना नहीं गा रहे थे, वो अपनी कला को लेकर जुनूनी थे। वो मिथुन से बस ये जानना चाहते थे कि 6 महीने में उनकी गायकी में कोई सुधार आया है या नहीं। कमाल है। ये एक ऐसे कलाकार की निशानी है जो लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये संघर्ष का दौर सिर्फ पैसे कमाने का नहीं था, ये खुद को तराशने का दौर था। तो सालों तक पर्दे के पीछे काम करने के बाद आखिरकार 2011 में उनकी आवाज लोगों तक पहुंची। फिल्म मर्डर 2 के गाने फिर मोहब्बत से। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये गाना भी 2009 में रिकॉर्ड हो चुका था और 2 साल से रिलीज का इंतजार कर रहा था। किस्मत बार बार उन्हें इंतजार करवा रही थी, लेकिन 2013 में फिल्म आशिकी 2 के गाने तुम ही हो ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। इस एक गाने ने सारे दरवाजे तोड़ दिए। वो रातों रात सेंसेशन बन गए। तुम ही हो के बाद तो जैसे भाड़ आ गई। ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, रामलीला, हर बड़ी फिल्म में उनकी आवाज थी। वो इतने व्यस्त थे कि एक एक दिन में 16 गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस आवाज ने देश को दीवाना बना दिया वो उनकी असली आवाज थी ही नहीं। हाँ, और ये उनकी कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि जब वो मुंबई आए थे तो उनकी आवाज बहुत साफ और पतली थी। अच्छा? हाँ, जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज को तोड़ा और उसमें एक टेक्सचर, एक खनक पैदा करने के लिए बहुत मेहनत की। वो इसे अपनी आवाज को स्कल्प्ट करना कहते हैं। ये बात थोड़ी हैरान करती है। आमतौर पर गायक अपनी कुदरती आवाज को बचाने की कोशिश करते हैं। अपनी आवाज से ऐसा खिलवाड़ करना तो एक बहुत बड़ा रिस्क रहा होगा। बिल्कुल, और यही उनकी कला के प्रति दीवानगी को दिखाता है। ये आवाज तोड़ने का मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज में एक हल्की सी खनक, एक हस्कीनेस डाली। एक गायक के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि इससे आवाज हमेशा के लिए खराब भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने अपनी क्लीन आवाज को और ज्यादा इमोशनल और रिलेटेबल बनाने के लिए ये टेक्सचर ऐड किया। ये तो एक बहुत ही टेक्निकल और साहसी कदम था। हाँ, और इसी ने उनकी आवाज को वो दर्द और गहराई दी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो एक तरफ वो अपनी कला को इस हद तक तराश रहे थे और दूसरी तरफ शोहरत उन्हें घेर रही थी और प्रसिद्धि के साथ उनका रिश्ता हमेशा से बड़ा अजीब रहा है। बहुत अजीब। वो कहते हैं कि उनकी निजी जिंदगी में अरिजीत सिंह नाम उनके लिए एक मजाक जैसा बन गया है। सच में? हाँ, एक समय तो ऐसा था जब उन्हें अपने ही गाने हर जगह सुनकर चिढ़ होने लगी थी। ये दिखाता है कि वो अपनी स्टार वाली छवि से कितना दूर भागते हैं। उनकी सादगी भी तो मशहूर है, अक्सर कुर्ते पजामे और चप्पलों में दिखते हैं। बिल्कुल, वो स्टारडम को ओढ़ते नहीं बल्कि उससे बचने की कोशिश करते हैं। और इसी स्टारडम ने उन्हें इंडस्ट्री के पावर गेम से भी मिलवाया। 2014 में सलमान खान के साथ हुआ विवाद इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, वो अवार्ड शो वाला किस्सा। जब अरिजीत अवार्ड लेने स्टेज पर गए तो सलमान ने मजाक में पूछा, सो गए थे क्या? जिसके जवाब में अरिजीत ने कहा, आप लोगों ने सुला दिया। सुनने में तो ये एक मजाक लगता है, लेकिन माना जाता है कि इसी बात से सलमान नाराज हो गए और अपनी फिल्मों से अरिजीत के गाने हटवा दिए। उन्होंने बाद में सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी। सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन बात नहीं बनी। ये घटना क्या दिखाती है? सिर्फ एक झगड़ा या कुछ और? मुझे लगता है ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं है। ये एक कलाकार के लिए एक सबक था कि बॉलीवुड में टैलेंट के अलावा भी बहुत कुछ मायने रखता है। रिश्ते और ईगो। हाँ, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और मुझे लगता है कि इस तरह के अनुभवों ने ही उन्हें व्यावसायिक फिल्म संगीत से एक कदम पीछे हटने और अपनी शर्तों पर काम करने के लिए प्रेरित किया होगा। और शायद इसीलिए 2020 में उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल ओरियन म्यूजिक शुरू किया। सही पकड़ा। ताकि वो बिना किसी फिल्मी दबाव के, बिना किसी स्टार की मर्जी के अपनी तरह का संगीत बना सके। ओरियन म्यूजिक सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये उनकी आजादी का ऐलान है। ये दिखाता है कि वो एक ऐसे इकोसिस्टम से थक चुके थे जहां कला पर कॉमर्स और ईगोज हावी हो जाते हैं। वो अपनी कला की जड़ों की तरफ लौटना चाहते थे। बिल्कुल, जहां संगीत सिर्फ संगीत हो। और ये हमें सीधे उनके रिटायरमेंट के फैसले के दरवाजे पे ले आता है। तो चलिए उस फैसले पर आते हैं। पिछले कुछ सालों में अरिजीत ने वो सब हासिल किया जो एक सिंगर सपना देख सकता है। 2 नेशनल अवार्ड, 8 फिल्म फेयर अवार्ड, जिससे उन्होंने किशोर कुमार के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। हाँ, 2025 में पद्मश्री सम्मान और स्पॉटिफाई पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला कलाकार बनना। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि उनकी अपील सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, वो एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुके हैं।
और इन सब कामयाबियों के बीच जनवरी 2026 में वो घोषणा करते हैं कि वो प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर हो रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अब अपना पूरा ध्यान इंडिपेंडेंट म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर लगाना चाहते हैं। जब ये खबर आई तो सब हैरान रह गए। हाँ, लेकिन अगर हम उनके पूरे सफर को देखें जो हमने अभी देखा, तो ये फैसला उतना भी हैरान करने वाला नहीं लगता। ये एक कलाकार का अपनी जड़ों की तरफ लौटने का फैसला है। उनकी ट्रेनिंग, हाँ याद है उनकी ट्रेनिंग, क्लासिकल म्यूजिक उनकी नींव थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि वो भारतीय शास्त्रीय संगीत की ओर लौटना चाहते हैं। ये एक तरह से घर वापसी जैसा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जिस कमर्शियल सक्सेस ने उन्हें दुनिया के टॉप पर पहुंचाया, वो उसी से ऊब गए थे, या शायद उन्होंने उस खेल को पूरा कर लिया था। उन्होंने हर अवार्ड जीत लिया, हर चार्ट पर टॉप कर लिया। अब उनके लिए वहां साबित करने को कुछ नहीं बचा था। ये व्यावसायिक सफलता से ज्यादा कलात्मक संतुष्टि को चुनने का फैसला है। वो उस भीड़ भाड़ वाले हाईवे से उतरकर एक शांत सुकून भरे रास्ते पर जाना चाहते हैं, जहां वो अपनी शर्तों पर संगीत बना सकें। तो ये थी अरिजीत सिंह की कहानी। एक छोटे शहर का लड़का जिसका संगीत से गहरा रिश्ता था, जिसने मुंबई में सालों संघर्ष किया, इंडस्ट्री की राजनीति देखी और फिर अपनी लगन और प्रतिभा से उस शिखर पर पहुंचा जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन लगता है। उनकी कहानी सिर्फ एक सफल गायक की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे कलाकार की कहानी है जो लगातार सीखता रहा, अपनी आवाज तक को बदल डाला और प्रसिद्धि को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। सही बात है। उनका प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर होने का फैसला इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। और शायद यही विचार हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जब कोई कलाकार व्यावसायिक सफलता का हर पहाड़ चढ़ लेता है, तो उसके लिए असली कामयाबी का मतलब क्या रह जाता है? क्या ये और ज्यादा हिट गाने देना है, या अपनी कला के उस शुद्ध रूप को खोजना है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, जो उसे सबसे ज्यादा आत्मिक संतुष्टि दे? शायद इसी सवाल का जवाब है